हेलो फ्रेंड्स, आज के इस डिस्कशन में हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की नेगोशिएशन, एंडोर्समेंट और नेगोशिएशन बैक कंसेप्ट को समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हमें नेगोशिएशन एंडोर्समेंट को समझना है तो एक बेसिक कंसेप्ट पे जाना पड़ेगा। हम समझते हैं क्या है। ए ने बिल ड्रॉ किया अपने डेटर बी पे, बी ने उसे एक्सेप्ट करके ए को दे दिया। ए ने बिल ड्रॉ किया, बी ने एक्सेप्ट करके दे दिया। ए ड्रॉअर, बी एक्सेप्टर। यहां पे ए के लिए ये बिल्स रिसीवेबल है, बी के लिए बिल्स पेएबल है। नाउ लेट अस सपोज ए ने इस बिल को एंडोर्स किया अपने क्रेडिटर सी को, सी ने डी को और डी ने फर्दर ई को। नाउ ड्यू डेट के दिन ई के पास ये इंस्ट्रूमेंट है, ई इज द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑन ड्यू डेट। ई जो है उसने बी से मनी आस्क की ऑन ड्यू डेट एज इफ इट इज बिल पेएबल एंड इट इज ऑब्लिगेशन फॉर बी, लेकिन ड्यू डेट के दिन बी ने पेमेंट नहीं किया। इस कंसेप्ट को सामान्यतः आप बोलते हैं डिसऑनर। तो जो बी है उन्होंने ड्यू डेट के दिन बिल को डिसऑनर कर दिया। नाउ व्हाट विल हैपन, ये जो ई है होल्डर, इनके पास ये इंस्ट्रूमेंट आया है इनके डेटर डी से, डी के पास ये बिल आया था इनके डेटर सी से, और सी के पास ये इंस्ट्रूमेंट आया था इनके डेटर ए से। नाउ देयर इज कंसेप्ट कॉल्ड एज प्रायर पार्टी एंड देयर इज कंसेप्ट कॉल्ड एज सब्सिक्वेंट पार्टी। फॉर एग्जांपल, इस ई के लिए डी, सी, ए ये सब प्रायर पार्टीज हैं इंस्ट्रूमेंट पे, लेकिन अगर हम बात करें ए, तो ए के लिए सी सब्सिक्वेंट पार्टी है, सी के लिए डी सब्सिक्वेंट पार्टी है, डी के लिए ई सब्सिक्वेंट पार्टी है। नाउ जब भी बिल डिसऑनर हो जाता है तो ऐसे केस में जो भी होल्डर होता है उसके प्रति उसकी प्रायर पार्टीज लायबल होती हैं, यानी यहां पे ई के लिए लायबल रहेगा डी, सी, ए, प्रायर पार्टीज लायबल होंगी। ऐसे ही डी के प्रति लायबिलिटी जो होगी वो सी, ए, प्रायर पार्टीज की होगी। लेकिन जब भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो और प्रायर पार्टीज को लायबल बनाना हो तो उसके लिए कंडीशन होती है नोटिस सर्व करना। नोटिस ऑफ डिसऑनर इज टू बी सर्व्ड। तो अगर हमारे इस एग्जांपल में हम देखें ई के पास इंस्ट्रूमेंट था तो ई की सारी प्रायर पार्टीज उनके प्रति लायबल हैं, लेकिन वो लायबल सिर्फ और सिर्फ तब होंगी और पार्टी भी सिर्फ लायबल वही होगी जिसे नोटिस ऑफ डिसऑनर सर्व किया गया था। तो यहां पे हम एग्जांपल देखते हैं। सपोज ई ने डिसऑनर का नोटिस सर्व किया डी को और सी को। क्या ए लायबल होंगे ई के प्रति? द आंसर इज नो। लेकिन अगर ई ने सर्व किया नोटिस ऑफ डिसऑनर टू डी, सी एंड ए, तो ऐसे केस में ये तीनों प्रायर पार्टीज लायबल होंगी। और अगर ई ने सिर्फ नोटिस ऑफ डिसऑनर सर्व किया डी को, तो ओनली डी इज द पार्टी हु इज लायबल टू मिस्टर ई। नाउ ई ने नोटिस सर्व किया डी को तो डी इनके प्रति लायबल, लेकिन यहीं पे यदि डी जो है ये भी नोटिस ऑफ डिसऑनर सी और ए को सर्व करते हैं तो डी के प्रति सी और ए जो है वो लायबल हो जाएंगे। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट था जो हमें आज के आगे डिस्कशन में काम में आएगा। समराइज मैनर में हम ये बोल सकते हैं कि जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का होल्डर है, अगर इंस्ट्रूमेंट ड्यू डेट पर डिसऑनर हो जाता है तो अपनी सारी प्रायर पार्टीज को लायबल बना सकता है बाय सर्विंग नोटिस, और सिर्फ वही पार्टी उनके प्रति लायबल होगी जिसको नोटिस सर्व किया गया है। नाउ इस बेसिक कंसेप्ट के बाद हम आज के मुद्दे पे आते हैं, हमारा पहला इंपॉर्टेंट डिस्कशन, नेगोशिएशन। नाउ व्हाट इज नेगोशिएशन? तो हम एक बेसिक एस्पेक्ट जानते हैं, 11th-12th फाउंडेशन में हमने हमेशा ये पढ़ा है कि बिल जो है ना वो ट्रांसफर होता है, नेगोशिएट होता है, एंडोर्स होता है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में नेगोशिएशन इज इंपॉर्टेंट। सो व्हाट इज दैट नेगोशिएशन? सो नेगोशिएशन मीन्स, वर्डिंग में मीन्स आए, ट्रांसफर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। जैसे यहां पे सी डी को ट्रांसफर कर रहे थे, तो नेगोशिएशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट टू अनदर पर्सन। एक व्यक्ति
जिसके पास ऑलरेडी इंस्ट्रूमेंट है वो किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर करे। पर्पस क्या? सो एज टू कॉन्स्टिट्यूट दैट पर्सन होल्डर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो मिस्टर सी इज ट्रांसफरिंग द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट टू मिस्टर डी, अनदर पर्सन, so as to make Mr. D the holder of negotiable instrument. That is called as negotiation. Negotiation means transfer of negotiable instrument to any other person so as to constitute such other person holder of negotiable instrument. उस व्यक्ति को होल्डर बनाने के लिए जब आप ट्रांसफर करें तो ऐसे ट्रांसफर को नेगोशिएशन बोला जाता है। हमने एक लेक्चर में जब बेसिक्स पढ़ रहे थे तब देखा था कि दो प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक बियरर इंस्ट्रूमेंट और एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। हम नेगोशिएशन के अंदर जब मेथड्स ऑफ नेगोशिएशन पे जाते हैं तो वही कंसेप्ट हमें काम में आता है। नेगोशिएशन के दो मेथड्स हैं, सेक्शन 47 और 48 में रिस्पेक्टिवली ये कवर्ड है। अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बियरर इंस्ट्रूमेंट हो तो क्या, और अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हो तो क्या। अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बियरर इंस्ट्रूमेंट है तो इट इज नेगोशिएटेड मियरली बाय डिलीवरी। सिर्फ और सिर्फ आप उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को किसी और व्यक्ति को डिलीवर करके उसे ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हुआ तो जैसे मैंने अपने बेसिक्स में बताया था आपको, दो स्टेप्स लगेंगी। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में पहले होगा एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट क्या होता है? राइटिंग और साइनिंग ऑन द फेस और बैक ऑफ इंस्ट्रूमेंट सो एज टू रिकॉर्ड द फैक्ट ऑफ ट्रांसफर। और हमारा जो अगला डिस्कशन होगा अभी वो एंडोर्समेंट ही होगा। तो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में दो स्टेप्स लगती हैं नेगोशिएशन के लिए। पहला स्टेप है एंडोर्समेंट और दूसरा है डिलीवरी। एंडोर्समेंट में ट्रेडिशनल लैंग्वेज में कुछ लिखा जाएगा, फिर साइन की जाएगी जिस भी व्यक्ति को आप नेगोशिएट करना चाहते हैं, और उसके बाद क्या दी जाएगी? डिलीवरी। यानी अगर इंस्ट्रूमेंट बियरर इंस्ट्रूमेंट हो तो इट इज ट्रांसफर्ड मियरली बाय डिलीवरी, लेकिन अगर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हो तो दो स्टेप्स लगेंगे, पहले एंडोर्समेंट एंड देन डिलीवरी। एग्जाम्पल देखें हम, अगर हमारे इस अबव मेंशन एग्जाम्पल को हम यहां ले आए तो ए ने बिल ड्रॉ किया था बी के ऊपर, बी ने एक्सेप्ट किया था और ए को दे दिया था। इनके लिए बिल्स पेएबल है, इनके लिए बिल्स रिसीवेबल है। नाउ इफ इट इज अ बियरर इंस्ट्रूमेंट, अगर ये एक बियरर इंस्ट्रूमेंट है तो ए जो है वो अपने क्रेडिटर सी को मियरली बाय डिलीवरी, जस्ट उसको डिलीवर करके नेगोशिएट कर सकते हैं। सी जो है वो अपने क्रेडिटर डी को, और डी जो है वो अपने क्रेडिटर ई को मियरली बाय डिलीवरी दे सकते हैं। लेकिन अगर यही ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होता तो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट के केस में यहां पे ए ने ड्रॉ किया बिल बी के ऊपर, बी ने एक्सेप्ट किया, लेकिन अब अगर सी को एंडोर्स करना है तो ए द्वारा पहले होगा एंडोर्समेंट एंड देन उसकी डिलीवरी। ऐसे ही सी अगर डी को देना चाहते हैं, ट्रांसफर करना चाहते हैं, नेगोशिएट करना चाहते हैं, तो अगेन दो स्टेप, पहले सी एंडोर्समेंट करेंगे और फिर डी को उसकी डिलीवरी देंगे। तो दैट इज कंसेप्ट अबाउट नेगोशिएशन एंड मेथड्स ऑफ नेगोशिएशन। मेथड्स ऑफ नेगोशिएशन में बियरर इंस्ट्रूमेंट हो तो मियरली बाय डिलीवरी, और अगर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हो तो दो स्टेप्स, एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। नाउ ये तो हमें समझ में आ गया कि नेगोशिएशन कैसे होता है, लेकिन नेगोशिएशन में जो एक कंसेप्ट आया एंडोर्समेंट, हमारा अगला डिस्कशन है एंडोर्समेंट। तो आइए उस कंसेप्ट को समझते हैं। सेक्शन 15 एंडोर्समेंट। हमारा जो लास्ट डिस्कशन था वो था सेक्शन 14 नेगोशिएशन। नेगोशिएशन में हमने ये देखा कि in order to transfer the negotiable instrument, one party transfers negotiable instrument to another so as to make the another person is the holder। लेकिन जब हमने उसके मेथड्स पढ़े तब हमने देखा कि ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होगा तो दो स्टेप्स लगेंगे, पहले एंडोर्समेंट और फिर डिलीवरी। यानी ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट के केस में ही एंडोर्समेंट का कंसेप्ट अप्लाई होता है, और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को यदि नेगोशिएट करना हो, ट्रांसफर करना हो, तो एंडोर्समेंट के बाद उसको डिलीवर करना होगा। तो एंडोर्समेंट क्या, हम इस कंसेप्ट को डिवाइड करते हैं तीन पार्ट्स में। हमारा पहला डिस्कशन होगा कॉन्सेप्ट या मीनिंग ऑफ एंडोर्समेंट, फिर अगला कंसेप्ट होगा कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देन काइंड्स ऑफ एंडोर्समेंट।
सबसे पहले एंडोर्समेंट है क्या? तो एंडोर्समेंट सेक्शन 50 डिफाइन करता है, एंडोर्समेंट मीन्स साइनिंग, एंडोर्स का मीनिंग साइनिंग ऑन फेस और बेक और एलॉन्जे। ये एलॉन्जे क्या है? तो जब हम अभी एग्जाम्पल देख रहे थे कि ए ने एंडोर्स किया सी को, सी ने डी को, डी ने ई को, तो ऐसे बहुत सारे पार्टीज इन्वॉल्व हो सकते हैं। दूसरी बात, जब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे बेसिक के लेक्चर में, तब हमने देखा था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज ट्रांसफरेबल इनफाइनाइटली, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स ट्रांसफर हो सकता है। तो ऐसे केस में जितने ज्यादा नंबर ऑफ एंडोर्समेंट रिकॉर्ड होंगे, तो हो सकता है फेस और बेक पे अब जगह नहीं है, तो जो एक एक्स्ट्रा पेपर अनेक्स किया जाएगा उसको तकनीकी भाषा में बोला जाता है एलॉन्जे। तो एंडोर्समेंट का मतलब क्या? साइनिंग ऑन द फेस और बेक और एलॉन्जे बाय होल्डर। एंडोर्समेंट कौन करता है? होल्डर करता है। पर्पस क्या? द वेरी पर्पस इज टू रिकॉर्ड द नेगोशिएशन। यानी सिंपल सी बात है, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट के केस में एंडोर्समेंट लगता है, और एंडोर्समेंट का मतलब है कि एक फैक्ट रिकॉर्ड करना उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे कि एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को इसको ट्रांसफर कर दिया है। रिकॉर्डिंग ऑफ फैक्ट फॉर द पर्पस ऑफ नेगोशिएशन, दिस इज कॉल्ड एज एंडोर्समेंट, राइट। लेकिन अब ये जो एंडोर्समेंट है, इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या? पहली बात, एंडोर्समेंट कभी भी ओरली नहीं हो सकता है, एंडोर्समेंट इन राइटिंग ही होगा। दूसरी बात, साइन होना जरूरी है, सिग्नेचर ऑफ होल्डर इज मैंडेटरी कैरेक्टरिस्टिक। आगे होल्डर, एंडोर्समेंट सिर्फ और सिर्फ होल्डर कर सकता है, एंड द वेरी पर्पस ऑफ एंडोर्समेंट इज टू नेगोशिएट द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। सो चार कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके। पहला, राइटिंग हो, होल्डर द्वारा किया गया हो, साइंड हो, और पर्पस है इसका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को नेगोशिएट करना। अब सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन आता है सेक्शन 16, 50, 52 एंड 55। जो अलग अलग सेक्शंस हैं, ये काइंड्स ऑफ एंडोर्समेंट को डिफाइन करेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत बार इंस्टीट्यूट ने इस हेडिंग पे हिट किया है। तो जो हमने नेगोशिएशन पढ़ा उस पर इतनी आस्किंग नहीं रही, एंडोर्समेंट के मीनिंग, उसके कैरेक्टरिस्टिक पे कोई आस्किंग नहीं है, लेकिन जो काइंड्स है उसमें स्पेसिफिकली ये सेंस रिकोर्स, सेंस फ्रेस, इसकी आस्किंग अच्छी खासी है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा अगला डिस्कशन, काइंड्स ऑफ एंडोर्समेंट। तो काइंड्स ऑफ एंडोर्समेंट में सबसे पहले जनरल एंडोर्समेंट। जनरल एंडोर्समेंट, इस जनरल एंडोर्समेंट को एंडोर्समेंट इन ब्लैंक भी कहा जाता है। रीजन, जिस पार्टी को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंडोर्स किया जा रहा है उसका नाम नहीं होता है रिकॉर्डेड, और अगर उसका नाम रिकॉर्ड नहीं होगा यानी जनरल एंडोर्समेंट है, तो इसका इम्पैक्ट ये होगा कि एक इंस्ट्रूमेंट जो है वो बियरर इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी अगर ए ने बी के ऊपर एक बिल लिखा, बी ने एक्सेप्ट किया, जब ओरिजिनली ये बिल लिखा गया तब ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट था, तभी इस सेक्शन के एग्जाम्पल में आ रहा है एंडोर्समेंट सिर्फ और सिर्फ तब लगता है जब ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हो। तो ओरिजिनली ये इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट था। यहां पे ए जो है ये अपने क्रेडिटर मिस्टर सी को इसे एंडोर्स कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ ए लिख रहे हैं एंडोर्स्ड, और ए ने सिग्नेचर कर लिया अपना। यहां पे कुछ भी फैक्ट नहीं लिखा गया, सिर्फ एंडोर्स लिखा, सिग्नेचर कर दी, या सिर्फ साइन कर दो, एंडोर्स्ड वर्ड भी मत लिखो, सिर्फ सिग्नेचर कर लो, तो भी ये जनरल एंडोर्समेंट कहलाएगा। और इसका इंपैक्ट या कॉन्सिक्वेंस ये रहेगा कि एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट जो है वो बियरर इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब यदि मिस्टर सी अपने क्रेडिटर डी को ट्रांसफर करना चाहते हैं, डी ई को ट्रांसफर करना चाहते हैं, ई एफ को ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो ये मियरली बाय डिलीवरी कर सकते हैं, क्योंकि बियरर इंस्ट्रूमेंट में एंडोर्समेंट नहीं लगता है। यानी जनरल एंडोर्समेंट, इसका एक और नाम एंडोर्समेंट इन ब्लैंक। इसमें जिस पार्टी को आप एंडोर्स करना चाहते हैं उसका नाम नहीं आता है, और इसका कॉन्सिक्वेंस, प्रभाव, इंपैक्ट ये रहेगा कि अब ये जो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है ये कन्वर्ट हो जाएगा बियरर इंस्ट्रूमेंट में, और हर होल्डर अपनी सब्सिक्वेंट पार्टी को
ट्रांसफर कर सकता है मियरली बाय डिलीवरी। अगला डिस्कशन, स्पेशल एंडोर्समेंट। इसे एंडोर्समेंट इन फुल भी कहा जाता है और इसका इंपैक्ट ये रहेगा कि ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट फर्दर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट ही रहेगा, यानी सब्सीक्वेंट पार्टी अगर और इसको ट्रांसफर करना चाहती है तो एंडोर्समेंट करे फिर डिलीवरी करे, यानी ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट पहले भी था अब भी ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट रहेगा। इसे बोला जाएगा स्पेशल एंडोर्समेंट या एंडोर्समेंट इन फुल। क्या लैंग्वेज होती है? लैंग्वेज लिखी जाती है एंडोर्स्ड टू सी और हिज ऑर्डर और साइन कर दिया। वापस उसी एग्जांपल को देखते हैं। ए ने बिल ड्रॉ किया बी के ऊपर, बी ने एक्सेप्ट किया और दे दिया ए को। अब ए ने जब इसको एंडोर्स किया सी को तो लैंग्वेज जो लिखी वो लिखी एंडोर्स्ड टू सी, एंडोर्स्ड टू सी और हिज ऑर्डर और अपनी साइन कर ली। तो अब अगर सी जो है इसे फर्दर एंडोर्स करना चाहेंगे डी को तो ऐसे केस में सी जो है वो भी पहले एंडोर्समेंट करेंगे और फिर डिलीवर करेंगे डी को, क्योंकि ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में स्टिल वर्ड एंडोर्समेंट के समय आ गया ऑर्डर। यहां पे सिर्फ और सिर्फ ऐसा लिखा जाता एंडोर्स्ड टू सी और साइन कर दी जाती तो भी ये एंडोर्समेंट इन फुल ही कहा जाता, तो भी ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट ही रहता। और सी अगर डी को फर्दर एंडोर्स करना चाहते हैं तो पहले एंडोर्समेंट एंड देन डिलीवरी। तो दो डिस्कशंस किया अब तक, जनरल एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट इन ब्लैंक, स्पेशल एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट इन फुल। यहां ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट बियरर इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, यहां ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट ही रहेगा। फर्दर नेगोशिएट करने के लिए आपको पहले एंडोर्स करना पड़ेगा फिर डिलीवरी, लेकिन यहां पे चूंकि ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कन्वर्ट हो चुका है बियरर इंस्ट्रूमेंट में तो मियरली बाय डिलीवरी आपको इसको फर्दर नेगोशिएट करना है। हमारा अगला डिस्कशन काइंड्स ऑफ एंडोर्समेंट में है रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट में एक प्रकार से नेगोशिएशन जो है वो फर्दर स्टॉप हो जाती है। यहां पे जो पार्टी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में होल्डर है वो अगर एंडोर्स करते समय ऐसी लैंग्वेज यूज करे कि उसके बाद एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फर्दर नेगोशिएट हो ही ना पाए तो हम इसको बोलेंगे रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। एग्जाम्पल देखें आप, ए ने बिल ड्रॉ किया था बी के ऊपर, बी ने एक्सेप्ट करके दे दिया था ए को, और अब अगर ए ने लैंग्वेज लिखी एंडोर्स्ड फॉर पेमेंट टू सी ओनली और ए ने अपनी साइन कर दी तो ऐसे केस में सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स सेटिस्फाई हो गए, राइटिंग, साइंड, होल्डर कर रहा है, पर्पस जो है वो नेगोशिएशन है। लेकिन ए द्वारा ये फैक्ट लिखा जाना एंडोर्स्ड फॉर पेमेंट टू सी ओनली और साइन कर देना, इसका मतलब ये है कि ये पेयर को एक प्रकार का ऑर्डर है कि आप सिर्फ और सिर्फ सी को इसका पेमेंट करेंगे, यानी सी इसे फर्दर नेगोशिएट नहीं कर पाएगा। दैट इज कॉल्ड एज रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। हमारा अगला डिस्कशन जो है वो है पार्शियल एंडोर्समेंट। तो पार्शियल एंडोर्समेंट क्या है? लेट अस सपोज इस एग्जांपल में ए जो है वो क्रेडिटर है 1 लाख रुपए के लिए, बी जो है वो क्रेडिटर है ए क्रेडिटर 1 लाख के लिए और बी डेटर है 1 लाख के लिए। ए ने बिल ड्रॉ किया, बी ने उसे एक्सेप्ट किया, अमाउंट जो मेंशन्ड है वो है 1 लाख। नाउ लेट अस सपोज ए अपने क्रेडिटर सी को इसे एंडोर्स करना चाहते हैं और ए ने जो लैंग्वेज लिखी सी को ट्रांसफर करते समय वो लिखी एंडोर्स्ड फॉर ₹50,000 ओनली, यानी वो सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपए के लिए इसे एंडोर्स करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो उन्हीं को दिया जाए। दिस इज कॉल्ड एज पार्शियल एंडोर्समेंट, क्योंकि पार्ट ऑफ मनी के लिए इसे एंडोर्स किया गया। बट इस प्रकार का एंडोर्समेंट इंडिया में वैलिड नहीं है। पार्शियल एंडोर्समेंट इज नॉट अलाउड इन इंडिया, इज नॉट वैलिड एट लॉ इन इंडिया।
फॉरेन नेशंस में वहां के रिस्पेक्टिव लॉस अगर अलाउ करे तो हो सकता है, लेकिन इंडिया में ये वैलिड एंडोर्समेंट नहीं है। काइंड्स ऑफ एंडोर्समेंट में अब सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन आता है। द डिस्कशन इज अबाउट सेंस रिकोर्स एंडोर्समेंट। थ्योरी हो, प्रैक्टिकल हो, किसी और कंसेप्ट के साथ इसका मर्जर होके प्रैक्टिकल आए, प्रिविलेजेस ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स में ये कंसेप्ट आए, सबके साथ कॉम्बिनेशन में आ सकता है। दूसरी बात, इंडिविजुअली इसकी आस्किंग काफी हाई रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन पूरे इस टॉपिक का जो है वो है सेंस रिकोर्स एंडोर्समेंट। सेंस रिकोर्स एंडोर्समेंट, सेंस रिकोर्स एंडोर्समेंट को समझने के लिए वापस आज जो स्टार्टिंग में एक बेसिक कंसेप्ट मैंने बताया था उसका एक रिवीजन करते हैं और फिर इस कंसेप्ट को समझते हैं। हमारे एग्जाम्पल में ए क्रेडिटर थे मिस्टर बी के। ए ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया था। ए ने एक्सेप्ट किया था। हमारे एग्जाम्पल में हमने देखा था ए के लिए बिल्स रिसीवेबल है और बी के लिए बिल्स पेएबल है। नाउ लेट अस सपोज ए जो है वो अपने क्रेडिटर सी को, सी अपने क्रेडिटर डी को और डी अपने क्रेडिटर ई को इसे नेगोशिएट करते हैं। हमने उस एग्जाम्पल में देखा था ड्यू डेट के दिन इंस्ट्रूमेंट का होल्डर है मिस्टर ई और ड्यू डेट के दिन जब उन्होंने पेमेंट मांगा मिस्टर बी से तो बी ने डिनाई कर दिया, यानी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो गया। अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था जैसे ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो तो होल्डर क्या कर सकता है, अपनी सारी प्रायर पार्टीज को लायबल बना सकता है। कैसे लायबल बना सकता है? बाय सर्विंग नोटिस। क्या ई डी सी ए इन सबको लायबल बना सकता है? यस, बना सकता है बाय सर्विंग नोटिस। लेकिन अगर हम जो काइंड्स पढ़ रहे थे उसमें सेंस रिकोर्स हो तब क्या इंपैक्ट पड़ेगा समझते हैं। हमारे एग्जाम्पल में ए ने अपने डेटर बी पे बिल्स रिसीवेबल ड्रॉ किया, बी ने एक्सेप्ट करके ए को दिया। ए ने लिखा एंडोर्स्ड टू सी और ऑर्डर और साइन करके दे दिया। ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट फर्दर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। ऐसे केस में सी ने लिखा एंडोर्स्ड टू डी और हिज ऑर्डर सेंस रिकोर्स और साइन करके उसे डिलीवर कर दिया डी को। नाउ सी ने जो एंडोर्समेंट किया वो सेंस रिकोर्स एंडोर्समेंट है। अब डी के पास जब ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आया, डी चाहते हैं फर्दर अपने क्रेडिटर ई को ट्रांसफर करना, तो चूंकि ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो डी ने लिखा एंडोर्स्ड टू ई और साइन करके दे दिया। वापस वही एग्जांपल है, ड्यू डेट के दिन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिस्टर ई के पास है। ई ने बी को अप्रोच किया आस्किंग फॉर पेमेंट, बी ने डिनाई कर दिया। इंस्ट्रूमेंट इस बार भी डिसऑनर हो गया। अब इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो गया तो होल्डर क्या कर सकता है, अपनी सारी प्रायर पार्टीज को लायबल बना सकता है। कैसे लायबल बना सकता है? बाय सर्विंग नोटिस। तो पहले एग्जांपल में ई जो है उसकी प्रायर पार्टी डी सी ए सब उनके प्रति लायबल हो रहे थे, लेकिन यहां पे एक पार्टी लायबल नहीं होगी जिन्होंने सेंस रिकोर्स एंडोर्समेंट किया। सेंस रिकोर्स एंडोर्समेंट का बेसिक मीनिंग ही यही है कि अगर ट्रांसफर या नेगोशिएशन के बाद भविष्य में कभी ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो जाता है तो हम लायबल नहीं होंगे। दैट इज कॉल्ड ए सेंस रिकोर्स एंडोर्समेंट। तो इस एग्जांपल में क्या ई अपनी प्रायर पार्टी डी को लायबल बना सकते हैं? द आंसर इज यस। क्या डी अपनी प्रायर पार्टी सी को लायबल बना सकते हैं? द आंसर इज नो। बट आपके माइंड में अभी एक ही क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहां पे ई जैसे डी को लायबल बना पा रहे हैं, सी को लायबल नहीं बना पा रहे हैं, पर ए भी उनकी प्रायर पार्टी है, तो क्या ए को लायबल बना सकते हैं? द आंसर इज यस, लायबल बना सकते हैं। यानी ई चाहे तो डी और ए को नोटिस ऑफ डिसऑनर सर्व करके इन दोनों को लायबल बना सकते हैं, लेकिन सी की लायबिलिटी नहीं आएगी। इसी प्रकार
डी जब लायबल हो जाएंगे ई द्वारा नोटिस सर्व करने पे, तो क्या डी अपनी प्रायर पार्टी ए को लायबल बना सकते हैं? द आंसर इज यस, बाय सर्विंग द नोटिस ऑफ डिसऑनर। डी जो है वो सी को तो लायबल नहीं बना सकते, लेकिन ए को लायबल बना सकते हैं। दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कंसेप्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी बहुत सारे हैं। आप लोगों के पास जो पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस की शीट है उसमें से आप प्लीज इसको सॉल्व करें, सारे कंसेप्ट को देखें। सेंस रिकोर्स एंडोर्समेंट के बाद हमारा अगला डिस्कशन है सेंस फ्रेज। तो काइंड्स ऑफ एंडोर्समेंट हम पढ़ रहे थे और उसमें सेंस फ्रेज या सेंस फ्रांसिस, ये एंडोर्समेंट क्या होता है? तो जब भी एक पार्टी सेंस फ्रेज एंडोर्समेंट करेगी, इसका मतलब ये है कि वो पार्टी किसी भी प्रकार के एक्सपेंस या खर्चे के लिए लायबल नहीं होगी। किसी भी प्रकार के खर्चे या एक्सपेंस के लिए वो लायबल नहीं होगी। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं, जहां ए ने अपने डेटर बी पे बिल ड्रॉ किया और बी ने उसे एक्सेप्ट करके दे दिया। ए ने एंडोर्स किया अपने क्रेडिटर सी को, और यहां पे सी जब फर्दर डी को एंडोर्स कर रहे हैं, तो यहां पे एंडोर्स्ड टू डी और हिज ऑर्डर सेंस फ्रेज, और सी ने अपनी साइन करके डी को दे दिया। नाउ डी जो है वो अपने क्रेडिटर को एंडोर्स करना चाहते हैं, तो डी ने लिखा एंडोर्स्ड टू ई और हिज ऑर्डर, और डी ने अपनी सिग्नेचर कर दी। ड्यू डेट के दिन इंस्ट्रूमेंट ई के पास है, ई इज द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑन ड्यू डेट। इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हुआ, जैसे कि हम शुरू से एग्जाम्पल को डिस्कस करते आ रहे हैं। अब ई जो है वो नोटिस ऑफ डिसऑनर डी को दें, उसके पहले उन्होंने सोचा कि नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग करवा देते हैं। आप सब लोग भली भांति जानते हैं, आपने जब अकाउंट्स 11th क्लास में पढ़ा था, उसके बाद फाउंडेशन में, तब आपने बिल ऑफ एक्सचेंज नाम के चैप्टर में उसकी अकाउंटिंग कर रखी है। तो नोटरी पब्लिक के पास जाके नोटिंग करवानी पड़ती है। ये कंसेप्ट हम आगे पढ़ेंगे, हमारे कोर्स में है। लेकिन जो मिस्टर ई हैं, उन्होंने नोटरी पब्लिक के पास जाके नोटिंग करवाई, प्रोटेस्टिंग करवाई। लेट अस सपोज ही हैज इनकर्ड ₹1000 एंड द बिल इज ओरिजिनली ऑफ अमाउंट 50,000 से। अब ये 50,000 रुपए प्लस 1,000 का खर्चा, आप जब जर्नल एंट्रीज करते थे तो जिस पार्टी ने आपको एंडोर्स किया, आप सिर्फ उससे बिल का अमाउंट नहीं लेते थे, बल्कि ये जो एक्सपेंस का अमाउंट है ये जोड़ के लेते थे। तो मिस्टर ई अपनी बुक्स में डी को डेटर बनाएगा 51,000 रुपीज के लिए। वो बिल का अमाउंट भी रिकवर करेगा अपनी प्रायर पार्टी से, एज वेल एज नोटिंग प्रोटेस्टिंग के लिए जो एक्सपेंस किया वो भी रिकवर करेगा। लेकिन यहां पे जो मिस्टर डी है वो सी से कितना रिकवर कर पाएंगे? चूंकि मिस्टर सी ने एंडोर्स करते समय सेंस फ्रेज वर्डिंग यूज की थी, इस कारण मिस्टर सी ने ये बोल दिया कि किसी भी प्रकार के खर्चे के लिए मैं लायबल नहीं रहूंगा। तो यहां पे मिस्टर सी की लायबिलिटी सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपए की आएगी टूवर्ड्स डी, उससे ज्यादा की नहीं आएगी। 1,000 रुपए का खर्चा जो मिस्टर ई ने वहन किया है वो डी से रिकवर कर सकते हैं, वो चाहे तो प्रायर पार्टी ए से भी रिकवर कर सकते हैं, लेकिन सी जो है उस अमाउंट के लिए लायबल नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड ए सेंस फ्रेज एंडोर्समेंट। काइंड्स ऑफ एंडोर्समेंट में अब तक जो हमने डिस्कशंस किए हैं उसमें पहला था जनरल एंडोर्समेंट, जिसमें मैंने बताया था ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट बियरर इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, इसे एंडोर्समेंट इन ब्लैंक भी कहा जाता है। स्पेशल एंडोर्समेंट, इसमें हमने देखा था ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट स्टिल ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट रहेगा, इसे एंडोर्समेंट इन फुल भी बोला जाता है। रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट, जिसमें मैंने बताया था जहां फर्दर नेगोशिएशन न हो पाए, जिस व्यक्ति को एंडोर्स करके डिलीवर कर दिया गया उसी को पेमेंट मिलेगा, उसके अलावा किसी और को नहीं। पार्शियल, इसमें हमने देखा था पार्ट ऑफ मनी के लिए, पार्शियल अमाउंट के लिए उसे एंडोर्स किया जाता है, और हमने ये भी डिस्कस किया कि ये इंडिया में वैलिड नहीं है। सेंस रिकोर्स, इसमें हमने ये देखा कि जो भी पार्टी सेंस रिकोर्स एंडोर्समेंट करेगी वो अपनी सब्सिक्वेंट पार्टीज के प्रति लायबल नहीं होगी इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। सेंस फ्रेज, इस एंडोर्समेंट में हमने देखा कि जो भी पार्टी सेंस फ्रेज एंडोर्समेंट करती है
वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ओरिजिनल अमाउंट के लिए तो लायबल हो जाएगी, लेकिन किसी भी प्रकार के एक्सपेंस के लिए उसकी लायबिलिटी नहीं आएगी। इन सारे डिस्कशंस के बाद आखिरी 2 डिस्कशंस करते हैं हम एंडोर्समेंट के काइंड्स में। सबसे पहला फैकल्टेटिव एंड देन कंडीशनल। फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट क्या होता है? जब कोई भी पार्टी ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंडोर्स करते समय अपने किसी भी प्रकार के राइट को वेव कर दे, राइट को छोड़ दे, तो उसे बोलेंगे फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट। हम वापस हमारे बेसिक एग्जांपल पे ही चलते हैं, उसी को कंटिन्यू करते हैं। ए ने अपने डेटर बी पे बिल ड्रॉ किया था, बी ने उसे एक्सेप्ट करके दे दिया ए को। अब ऐसे केस में ए जो है वो एंडोर्स कर रहे हैं सी को, और ए जब सी अपने क्रेडिटर को ये इंस्ट्रूमेंट एंडोर्स करें और उस समय ये लैंग्वेज लिखें, एंडोर्स्ड टू सी, नोटिस ऑफ डिसऑनर नॉट रिक्वायर्ड, नोटिस ऑफ डिसऑनर नॉट रिक्वायर्ड। ये जस्ट एग्जांपल है फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट का, जिसमें मिस्टर ए ने फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट करते समय ये लिखा है कि नोटिस ऑफ डिसऑनर नॉट रिक्वायर्ड। देखें इसका इंपैक्ट क्या होता है। सी ने फर्दर अपने क्रेडिटर डी और डी ने फर्दर अपने क्रेडिटर ई को एंडोर्स किया। अब ऐसे केस में ड्यू डेट के दिन इंस्ट्रूमेंट है ई के पास, ई बी के पास पहुंचे, पेमेंट के लिए पूछा, आस्क किया, बी ने डिनाई कर दिया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हुआ। आज जो बेसिक कंसेप्ट पढ़ा था तब से लेके यही डिस्कशन चल रहा है कि होल्डर अपनी सारी प्रायर पार्टीज को लायबल बना सकता है बाय सर्विंग नोटिस ऑफ डिसऑनर। लेकिन अगर मिस्टर ई किसी को भी नोटिस सर्व न करें तो क्या कोई लायबल होगा? द आंसर इज यस, मिस्टर ए लायबल होंगे। द वेरी रीजन इज आवर एग्जाम्पल में हमने ये देखा कि ए जो है वो सी को एंडोर्स करते समय लिख रहे थे नोटिस ऑफ डिसऑनर नॉट रिक्वायर्ड, यानी उन्हें अपना एक राइट वेव कर दिया। ये फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट हुआ। अब इस केस में जो भी ए की सब्सिक्वेंट पार्टीज हैं उनके प्रति ए हमेशा लायबल होंगे, भले चाहे डिसऑनर का नोटिस उन्हें सर्व नहीं किया गया था। फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट के बाद कंडीशनल एंडोर्समेंट। कंडीशनल एंडोर्समेंट क्या? तो whenever any holder of negotiable instrument adds any condition in the endorsement and then makes the delivery, it is called as conditional endorsement। यानी होल्डर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर या नेगोशिएट करते समय कोई सी कंडीशन इंपोज करें, ऐड करें, देन इट इज कॉल्ड एज कंडीशनल एंडोर्समेंट। डियर स्टूडेंट्स, क्या कंडीशनल एंडोर्समेंट वैलिड होगा या नहीं? मोस्ट ऑफ यू हैव गिवन द आंसर दैट नो। रीजन, हमने जब प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, सेक्शन 4, सेक्शन 5 हमने पढ़े थे, तब हमने ये देखा था कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कंडीशन नहीं होनी चाहिए। सेक्शन 4 प्रॉमिसरी नोट की डेफिनेशन में भी लिखा हुआ था अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। सेक्शन 5 बिल ऑफ एक्सचेंज के भी डेफिनेशन में लिखा हुआ था अनकंडीशनल ऑर्डर। तो ऐसे केस में जब प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज कंडीशनल नहीं हो सकते तो क्या उनके एंडोर्समेंट में कंडीशन इंपोज कर सकते हैं? द आंसर इज यस। देयर इज डिफरेंस बिटवीन अ कंडीशन एडेड ओरिजिनली इन द इंस्ट्रूमेंट एंड द कंडीशन विच इज एडेड इन एंडोर्समेंट। ओरिजिनली जो इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ किया जा रहा है उसमें अगर कंडीशन हो तो वो इंस्ट्रूमेंट इनवैलिड, वॉइड एब इनिशियो। लेकिन एंडोर्समेंट करते समय अगर कंडीशन ऐड करें तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कंडीशनल नहीं हुआ, एंडोर्समेंट कंडीशनल हुआ, और ऐसे केस में यह वैलिड माना जाएगा। इंडिया में भी कंडीशनल एंडोर्समेंट इज वैलिड। एग्जांपल से समझते हैं। ए ने बिल ड्रॉ किया बी ने एक्सेप्ट किया ए के लिए, ए ने अपने क्रेडिटर सी को एंडोर्स किया और एंडोर्स करते समय पे टू सी ओनली इफ इट रेन्स ऑन मंडे। लैंग्वेज जो लिखी गई वो लिखी गई पे टू सी ओनली इफ इट रेन्स ऑन मंडे। ये कंडीशन इंपोज की गई एंडोर्समेंट में। मिस्टर ए ने अपनी साइन करके मिस्टर सी को दे दिया। अब पेयर द्वारा पेमेंट मिस्टर सी को इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली होगा। हमने बेसिक वाले लेक्चर में कुछ और भी डिस्कशंस किए थे, जैसे इफ मिस्टर ए मैरीज टू
Z, देन ओनली दिस इज पेबल। तो किसी भी प्रकार की कंडीशन ऐड हो गई, अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में ओरिजिनली कंडीशन होती है तो वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वैलिड नहीं होता है, लेकिन अगर एंडोर्समेंट में कोई कंडीशन इंपोज की गई तो वो वैलिड होगा। वो कंडीशनल एंडोर्समेंट है, पूरा इंस्ट्रूमेंट कंडीशनल नहीं होगा, उसका पेमेंट सिर्फ उस कंडीशन के हिसाब से होगा। तो यहां पे पे टू सी ओनली इफ इट रेन्स ऑन मंडे, क्या ये वैलिड होगा? द आंसर इज यस, कंडीशनल एंडोर्समेंट हो सकता है। मैंने आपको बता दिया डिफरेंस है इंस्ट्रूमेंट कंडीशनल होने में और एंडोर्समेंट कंडीशनल होने में। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां तक आप अच्छे से बेयर लॉ को भी पढ़िए, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस भी सॉल्व करिए। जल्दी से मैं फिर अपना अगला यूट्यूब का वीडियो लॉन्च करता हूं अगले डिस्कशंस के लिए। आप सब लोग बहुत ज़्यादा सेफ्टी मेजर्स लें। आप सब लोगों को पता है आज 24 तारीख है और 100+ केसेस कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं उज्जैन में। तो बी एट होम, बी सेफ। थैंक यू।